Welcome to CA Foundation. Yes, I know how excited you are to start this journey of CA Foundation. बेटा आपने आज जो सोचा है वो आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है. I know very well कि जब आप 12th क्लास क्रॉस करते हो और आपके मन में ये डाउट आता है कि क्या मैं सही लाइन में जा रहा हूँ, मेरा करियर इस लाइन में बन भी पाएगा, तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि तुमने जो रास्ता चुना है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इट इज़ द बेस्ट करियर इन कॉमर्स. एंड अगर आप इसमें प्रॉपर गाइडेड मेहनत करते हैं और लग के अपने जीवन के 4-5 साल एफर्ट करते हैं, तो आपको जीवन में कभी पलट कर पीछे देखना नहीं होगा. इट विल बी अ ग्रोथ पाथ, अ प्रोग्रेस पाथ, अप अप एंड अप. सो दैट्स वाई मेरे बच्चे, अगर किसी के भी मन में कोई भी डाउट है, सीए बहुत टफ तो नहीं है, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मेरे वो सीनियर तो तब से पढ़ रहे हैं, मेरे वो कज़िन तो तब से पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें बिल्कुल छोड़ दो. यदि तुम अच्छे से मेहनत करोगे, तुम्हें सही गाइडेंस मिली, तो मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, तुम्हारे नाम के पहले भी ये प्रीफिक्स CA ज़रूर ऐड होगा. बस ज़रूरत ये है टू डू फोकस्ड स्टडी एंड स्टे कमिटेड टू द गोल. तो बस अपने मन में जोश जगाओ दैट यस आई कैन. मैं CA रचना पारक दुबे लेके चलूंगी तुम्हें साथ में इस सफ़र में, और वादा करती हूँ चॉइस तुमने की है CA करने की, उसे पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी. एंड आई कैन टेल यू दिस, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है. अब तुम पूछोगे कि मैम इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, वाई CA ओनली? तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बैच के स्टार्टिंग में ये कुछ पॉइंटर्स देती हूँ. नंबर 1 पॉइंटर, बेस्ट सैलरी. बेटू आज की डेट में कॉमर्स की लाइन में सबसे हाईएस्ट पेइंग पैकेजेस CA में हैं. सेकेंड नंबर, ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट. जब आप CA में कंप्लीट करके अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, विद इन 3 to 4 ईयर्स आपका जो तेज़ी से असेंट होता है, जॉब में प्रमोशंस होते हैं, दैट इज़ रियली ऑसम. तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसकी कॉस्ट बहुत कम है. आप अगर इसको IIM से कंपेयर करें, आज की डेट में जितनी IIM की फाइनल सैलरी पैकेज होती है, CA भी 2 साल में वहाँ तक पहुँच जाता है. बट IIM करने में जहाँ आपको लैक्स ऑफ रुपीज़ लगते हैं, उसकी तुलना में CA का कोर्स बहुत ही कम कॉस्ट का है. इवन एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी इसको अफोर्ड कर सकता है. ऑल्सो इट इज़ सो वर्सेटाइल, जिसका मतलब ये है तुम्हें जॉब करना है जॉब करो, ऑफिस खोलना है ऑफिस खोलो, पार्ट टाइम अपने घर के बिजनेस के साथ कंबाइन करना है वो करो, कुछ दिन का ब्रेक लेना है वो लो. ये इसमें कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है. बाकी सारे प्रोफेशंस में 60-62 साल में आप रिटायर हो जाते हो, बट CA अपनी लाइफ के आखिरी दिन तक साइन कर सकता है, और प्राइड के साथ. ऑल्सो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, और इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर, सब जगह इसका इक्वल स्कोप है. तो इतनी ब्यूटीफुल लाइन जस्ट हमारे लिए इंतज़ार कर रही है. तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है. यू आर हियर एट APT एंड यू आर सेफली गोइंग टू कंप्लीट योर कोर्स ऑफ CA. मैंने अपने 22 साल के करियर में टीचिंग के कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चों को पढ़ाया है ऑफ CA. और सबकी अगर एक कॉमन बात मैं तुमसे शेयर करूं, जो व्यक्ति को विनर बनाता है, वो है नेवर गिव अप स्पिरिट. क्योंकि CA में ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी आगे कदम पर आपको झटका लगे, और आपने जीवन में कभी फेलियर नहीं देखा है, बट हो सकता है यहाँ किसी स्टेज पे आप एक आध बार फेल भी हो जाएं. क्या घबराना है? कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार आता है. यहाँ हर मई के बाद होता है नवंबर. तो इसलिए कभी ऐसा हो भी गया तो हमें गिव अप नहीं करना. हम दोबारा उठ खड़े होंगे, दोबारा प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम देंगे. तो CA करने जब आप एंटर करते हो ना बच्चे, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि मैं मेहनत पूरी करूंगा, ऊपर वाले पे भी भरोसा रखूंगा, अपने पे भी रखूंगा, मगर कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो हिम्मत रख के आगे बढ़ूंगा. तो हिम्मत अगर आपने रख ली, मेहनत अगर आपने कर ली, तो आप 100% द 2 गोल्डन लेटर्स CA अपने नाम के आगे जरूर लगाएंगे. नाउ लेट मी टेल यू बिफोर स्टार्टिंग द क्लास कि आप APT में हैं, और APT प्राउडली is one of the institute to give the highest passing percentage in India. APT का ये USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आप
अगर इंस्टीट्यूट का परसेंटेज कंपेयर करें तो फाउंडेशन में वो 20 to 25% होता है, बट एपीटी का परसेंटेज हमेशा 60 to 70 के बीच में होता है। इनफैक्ट जब कोविड के पहले फुल फेस टू फेस बैचेस होते थे तब तो 70-75% हुआ करता था। तो दिस इज अ ह्यूज परसेंटेज, और जिस तरीके से पूरा बैच एग्जीक्यूट किया जाता है तो बच्चा न सिर्फ पास होता है बल्कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है, जिसके कारण वो इंटर भी एक ही बार में निकालता है। पूरे इंडिया से बच्चे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में एनरोल कराते हैं और दे आर 100% सेटिस्फाइड। पास होने के बाद 99% ऑफ एप्टियंस कंटिन्यू इन सीए इंटर। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ देयर लॉयल्टी एंड देयर ट्रस्ट ऑन एपीटी। एज आई सेड बेटू, बैच अक्रॉस इंडिया के बच्चे ज्वाइन करते हैं तो 3 मोड्स में भी ऑपरेट। फेस टू फेस क्लासेस भोपाल में आप ले सकते हैं, ऑनलाइन अपने घर के कंफर्ट से सेम क्लास की लाइव स्ट्रीमिंग आपको मिल जाएगी, और तीसरा, अगर क्लास मिस हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐप से देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं, विद नो लिमिट ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू कैन व्यू द लेक्चर। एपीटी की एक बहुत ही खास बात है कि बाय चांस किसी बच्चे का तबीयत की वजह से या किसी अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंस की वजह से नहीं हो पाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन, वी सपोर्ट दैट चाइल्ड जब तक वो पास नहीं हो जाता है। कभी भी टीचर्स के माइंडसेट में ये फर्क नहीं आता कि ये सेकंड अटेम्प्टर है। हर बच्चे को एक ही माइंडसेट से पढ़ाने हैं, एनी हाउ उसको पास कराना ही कराना है। सो अब मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी टू क्रैक दिस यू एंड एपीटी टुगेदर। सबसे पहले तो बेटू ये सुन लो कि सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंट्स बीइंग द फर्स्ट वन, तुम 11th-12th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, बट यहाँ उसका डेप्थ ज्यादा है, कवरेज ज्यादा है। द सेकेंड इज लॉ। लॉ सुनने में तो थोड़ा भारी लगता है बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी बने रहना, हम लॉ से ही शुरुआत करेंगे। देन आता है मैथ्स। सबकी टाई फिस हो जाती है मैथ्स को सुन के, बट नॉट एट एपीटी। मैथ्स के बहुत ही स्पेशलाइज्ड 4 फैकल्टी की टीम है और 18 चैप्टर्स को उन्होंने अपने बीच में ऐसा स्प्लिट किया है कि एक एक का वो वाला टॉपिक बहुत ही ऑसम है। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, कैलकुलेटर ट्रिक्स के साथ, शॉर्टकट्स के साथ, फॉर्मूले अप्रोच के साथ, डेरिवेशन अप्रोच के साथ, साम दाम दंड भेद, कैसे ना कैसे करके मैथ्स में तुमको पास करा के ही रहेंगे। एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज डेफिनेटली इकोनॉमिक्स। मैं तुम्हारी इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम आपको इतना ट्रेन कर देंगे कि आप नेगेटिव करोगे ही नहीं। रॉन्ग करते से आपको ध्यान आएगा कि क्लास में कहर रचना मैम का कि मैम ने कहा था नो नेगेटिव, तो वो प्रैक्टिस करके अपन करेंगे। टीचर्स के अलावा हमारा एपीटी का एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है जिसको कहते हैं बडी टीम। जैसे ही आपका एडमिशन होगा आपको एक बडी, एक फ्रेंड मिलेगा। वो क्या करेगा पता है? आपसे डेली आपके आवर्स पूछेगा, आपने कितने घंटे पढ़ा। टेस्ट में स्कोर कम किया तो टीचर से मीटिंग अरेंज कराएगा। कोई डाउट आपका क्लास में सॉल्व नहीं कर पाए आप, और आपने बडी से कहा कि आई वांट टू मीट द टीचर, तो वो आपकी मीटिंग कराएगा। यहाँ तक कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 जूम पे टीचर से बात कराएगा टू क्लियर द डाउट्स। The way APT operates the CA Foundation batch, it's amazing. Also, आपको APT का एक स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसको आप बहुत प्यार से अनबॉक्स करेंगे along with your T-shirt of APT. तो जब आप ये मटेरियल देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो कहीं कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गीता ग्रंथ एंड कुरान, बट कहीं कहीं वो थोड़ा सा ट्रिकी एंड डफ लैंग्वेज हो जाती है, उसी को बहुत ही सरल भाषा में और दुनिया जहाँ के सारे जगह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल करके ये मटेरियल बनाया गया है। अगर आपने ये मटेरियल कर लिया, और सारे एपीटी के टीचर्स रजिस्टर बनवाते हैं क्लास में, लिख लिख के नोट्स बनवाते हैं, तो these notes which contains the questions and the notes and क्लास के रजिस्टर सॉलिड। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम आप तो एक पॉइंट बता दो इतने सारे पॉइंट्स में कि सबसे अलग क्या है, तो वो है टेस्ट। भाई जितनी शिद्दत से हम टेस्ट लेते हैं ना, शायद ही कोई ऐसे टेस्ट लेता होगा। एक तो टेस्ट अत्यधिक बहुत होते हैं, बच्चों को क्वेश्चन आंसर ही याद हो जाते हैं। उसके अलावा जब टेस्ट होते हैं ना, तो जो हमारी टीम है स्पेशलाइज्ड 10 लोगों की आंसर चेक करने की टीम,
मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऑनलाइन बच्चों की भी कॉपी कैसे चीर फाड़ करके चेक होती है। 1 मिनट रुकना। जैसे देखो, ये अभी रिसेंट एक मॉक टेस्ट हुआ था, उसकी एक कॉपी मैं तुम्हें बताती हूँ। एक एक पॉइंट पर ये लोग बताते हैं कि आपने क्या रॉन्ग किया, आपने क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं किया। लिखा है रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, ऐसे एक एक पे रिमार्क होता है। फिर लिखते हैं आपने प्रॉपर टाइटल नहीं दिया, आपने फॉर्मेट ठीक से नहीं किया। यू वोंट बिलीव इट, जस्ट ये मैंने रैंडम एक कॉपी उठाई है टू टेल यू कि क्या क्या इस तरह से। ये तुमने नाम क्यों लिख दिया भाई, क्वेश्चन में पेपर में लिख दोगे तो चीटिंग अनफेयर मीन्स में फंस जाओगे। इस तरह से एक एक चीज आपको चेक करके टीम बताती है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एपीटी। कहीं पर भी चेकिंग सिस्टम इतना रॉक सॉलिड नहीं है कि आप चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे आप फेस टू फेस स्टूडेंट हो, धो डालेंगे आपको। और आप टेस्ट ना देके तो दिखाओ। आप अगर टेस्ट नहीं दोगे तो सीधे पेरेंट्स के पास जाएगा, भैया अपने लाल को संभालिए, नहीं हो रहा ये पास। एक एक चीज, अंडरलाइन द साइड पॉइंट, ट्राई टू एक्सप्लेन द पॉइंट, यू नीड मोर प्रैक्टिस। बच्चों, इस कारण से एपीटी के जो बच्चे हैं ना, वो टेस्ट के नाम से इतने सीरियस रहते हैं। उनको पता है मेरी कॉपी चेक होके मिलेगी, मेरी गलतियां मुझको बताई जाएंगी, और उसके कारण ही एपीटी का ये रिजल्ट है। आई पर्सनली फील कि एपीटी के हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज अक्रॉस इंडिया, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, देयर मे बी अदर्स ऑल्सो, बट बहुत ही बड़ा रीजन है टेस्ट की सॉलिड कंडक्ट। सो बेटू, ये जो फोकस है ऑन राइटिंग, प्रेजेंटेशन और फिर चेकिंग ऑफ कॉपीज इन वेरी वेरी सीरियस मैनर, इसके कारण बच्चे का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और पता है तुम्हें, इस सारी एक्टिविटीज के कारण बच्चे जब एपीटी सेंटर जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अमेजिंग होता है। उस कॉन्फिडेंस को देख के कोई दूर से ही देख के कह सकता है ये तो पास होने ही वाला है। और बात हमेशा गीता की एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर्म पे भरोसा रखो, फल पर नहीं। अगर आपने बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में जी तोड़ मेहनत की है, हो ही सकता है कि आप उसके बावजूद भी किसी वजह से पास नहीं हो पाए। तो जब आपने मेहनत अच्छी करी हुई होती है ना, दुख तो होता है, बट आप तुरंत कम बैक करते हो और सेकंड अटेम्प्ट में फिर पास होके ही दिखाते हो। इंस्टीट्यूट की ईंट का जवाब आप पत्थर से देते हो। देखो, मैं तुम्हें अपने एप्टियंस का सेंटर का वो दिखाती हूँ। और जब एपीटी के बच्चे सेंटर पे जाते हैं, जिस तरह से वो अपने टीचर्स से मिलके जाते हैं, वो बॉन्ड तुम्हें देख के ही समझ में आ जाएगा। सीए फाउंडेशन लॉ। पता है बेटा, सीए फाउंडेशन में सबसे ज्यादा बच्चे किसी चीज से टेंशन में आते हैं तो वो है लॉ। बट एप्टियंस सबसे ज्यादा किसी चीज में कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो है लॉ, क्योंकि लॉ वो पढ़ते हैं उनकी प्यारी रचना मैम से। नाउ बेटा, एग्जैक्टली हमारे को सीए फाउंडेशन के लॉ में टॉपिक्स कितने पढ़ने हैं ये सुनो। नाउ 5 लॉज हैं तुम्हारे करंट कोर्स में। सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड एलएलपी। नाउ ये जो 5 लॉज हैं, जिस तरह से हम 0 से लेके उनको 100% तक कवर करेंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। ओपी, आज मैं जो टॉपिक तुम्हारे साथ स्टार्ट करने वाली हूं, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एकदम बेस फॉर्मिंग लॉ है और तुम ऐसा मान सकते हो कि 60 मार्क्स का जो सीए फाउंडेशन का लॉ का पोर्शन है, उसमें 25 मार्क्स का वेटेज इसका रहता है अप्रॉक्सीमेट। और दैट इज वाई ये एक बेस है जिस पे बाकी सारे अदर लॉज बेस्ड हैं। नाउ जब हम लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये सुनो कि लॉ के बेसिक्स क्या हैं। अभी जो मैं तुम्हें डिस्कस करके बता रही हूँ, ये एग्जाम में भले ही ना आए, बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं तो वो लॉ बनता क्यों है। नाउ तुमने पास्ट में कई बार सुना होगा कि ऐसी दरिंदगी हुई है, कई बार लोगों ने लॉ ब्रेक किया है। तो लोगों को सही राह दिखाने के लिए, जिसने गलत किया है उसको पनिश करने के लिए, और जिसने सही किया है उसको न्याय मिलने के लिए लॉ बनता है। अगर लॉ ना हो बच्चे तो सब लोगों का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अनरेगुलेटेड हो जाए। एंड दैट इज वाई टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी,
if the people in the society are properly behaving, well behaved, तो 100% हम progress, growth, peace ये सारी बातें कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि ये लॉ बनाता कौन है? बेटा गवर्नमेंट बनाती है लॉ और गवर्नमेंट को बनाते हैं हम। तो जब हम ये देखते हैं कि कोई लॉ किसने बनाया तो ये देखो पहले कि वो सेंट्रल एक्ट है कि स्टेट एक्ट है। इंडिया की जितनी राज्य सरकारें हैं उनके लेवल के भी लॉज होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा पास करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपनी मोहर लगाते हैं, दैट इज अ सेंट्रल एक्ट। तो तुम्हारे कोर्स में जो पांचों लॉज हैं दे आर द सेंट्रल लॉज। अब अगर मैं बात करूं बेटू कि बिजनेस लॉ कितने टाइप के होते हैं, तो एक हो गया बिजनेस लॉ, एक हो गया फैमिली लॉ जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट। तो बात मजे की ये है कि तुम्हारे कोर्स में सिर्फ बिजनेस लॉज हैं, वो लॉज जो दो लोगों के ऑफिशियल रिलेशंस को गवर्न करते हैं। तो तुम्हारे सारे लॉज जो बिजनेस लॉज हैं उनका कंप्लायंस कंपलसरी है। कंपलसरी कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट ने हेलमेट पहनना कंपलसरी किया, अब हमारी ड्यूटी है कि हमें लॉ पता था या पता नहीं था, हेलमेट पहनना तो कंपलसरी है ना। हम ये थोड़ी कह सकते गर्मी लग रही है तो मैं नहीं पहन रहा। तो इसी प्रकार से लॉ इज ऑलवेज कंपलसरी, इट इज़ नॉट योर ऑप्शन कि फॉलो करना है तो करो और नहीं करना है तो मत करो। तो लॉ इज ऑलवेज कंपलसरी। ठीक है बेटू, तो हम अब आते हैं डिस्कशन पर ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जब मैं बात करती हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो जैसे तुम्हारा बर्थडे है ना, ऐसे हर लॉ का एक हैप्पी बर्थडे टू यू होता है और उस दिन वो लॉ बना होता है। तो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ था 1 सितंबर 1872। यस, यू हर्ड इट राइट। तब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे और हमारा लॉ भी बिल्कुल ब्रिटिश लॉ जैसा बन गया। तो अब बात आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट शब्द क्या होता है। देखो स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल। एक बार अमिताभ जी ने सलमान भाई से कहा, मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूं। तो सलमान भाई ने सोचा खरीद लेता हूं। जैसे ही उन्होंने हाँ कहा तो जो अमिताभ बच्चन ने कहा था वो एक ऑफर था और जो सलमान भाई ने हाँ कहा वो एक्सेप्टेंस हो गई और दोनों ने मिलके जो बात की वो एक एग्रीमेंट हो गया। तो जब हम कोई सौदा करते हैं, जब हम कोई बिजनेस डील करते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ खरीदता है, बेचता है, किराए पे देता है, ऑल दीज टाइप ऑफ कमर्शियल थिंग्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना बच्चे, उसमें हमेशा दो लोग होते हैं। देखो एक बात बताओ, ये एक पेन है, तो क्या मेरा राइट हैंड मेरे लेफ्ट हैंड से कह सकता है मैंने तुमको पेन बेचा? नो। तो कम से कम दो लोग चाहिए ना। तो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑफरर, जो ऑफर देता है, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड ऑफरी, जिसको ऑफर मिलता है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है। मैं तुम्हें ये 5 स्टेप्स दिखाती हूँ और ध्यान से एक एक बात सुनना। तुम मेरे साथ जब लॉ पढ़ोगे तो प्यार प्यार में कब पूरा लॉ दिल के और दिमाग के और सब घुस जाएगा अंदर, पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले बेटू क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको बिजनेस डील करनी हो, कॉन्ट्रैक्ट करना हो, पता है क्या करता है? ऑफर देता है। क्या तुमको कभी किसी ने ऑफर दिया है? दिया है। क्या दिया है? यहाँ पर रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बिजनेस डील की। तो जब एक व्यक्ति बेटा दूसरे को ऑफर देता है, एज इन अमिताभ जी ने सलमान को कहा कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड ऑफर। लॉ में बेटा हर चीज एक सेक्शन नंबर में चलती है। तो लॉ में जब आप ऑफर की बात करते हो तो वो सेक्शन नंबर 2A में लिखा होता है। तो जब आपने ऑफर दिया तो सामने वाला मना भी कर सकता है और हाँ भी कह सकता है। तो उसके हाँ कहने को, स्वीकार करने को एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों की बात मिलके थर्ड स्टेप पे पहुंच गई, एग्रीमेंट। तो चलो फटाफट मुझे बताओ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक बिजनेस डील होती है, एक औपचारिक बात होती है दो लोगों के बीच में, उसमें पहला स्टेप क्या होता है? ऑफर। ऑफर देने के बाद यदि सामने वाला आपकी बात से सहमत है तो वो क्या कहता है? हाँ, तो दैट इज एक्सेप्टेंस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिल क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। बेटू एग्रीमेंट शब्द का मतलब ही बताओ क्या होता है? दो लोग एक बात पर सहमत हो गए,
एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। तो 3 स्टेप मैंने तुम्हें क्या बताए? ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट। तुम जब मेरे साथ लॉ पढ़ोगे ना तो तुमको एक एक कोने से लॉ की क्लैरिटी होगी और तुम किसी और को भी पढ़ा सकते हो और ता जिंदगी याद रहेगा। ये याद रखना मेरी स्लाइड्स। तो फर्स्ट थिंग इज ऑफर, द सेकेंड थिंग इज एक्सेप्टेंस एंड द थर्ड थिंग इज एग्रीमेंट। अब सुनो ना यार, एग्रीमेंट तो बहुत तरह के होते हैं। हमने तुमसे कहा कि अभी आरआरआर को ओलंपिक्स में अवार्ड मिला है, तब पिक्चर नहीं देख पाए थे, चलो अब चलते हैं पिक्चर देखने। तुमने कहा चलो जी बिल्कुल चलते हैं। तो एक व्यक्ति ने ऑफर दिया है, आई एम गिविंग यू ऑफर, चलो पिक्चर चले, और दूसरा कह रहा है तुम हाँ चलो चले। तो ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, एग्रीमेंट भी है, बट मैं अपनी सारी क्लासेस छोड़कर सिनेमा हॉल पहुंची और तुम नहीं आए। क्या मैं तुम्हें कोर्ट ले जा सकती हूं? नहीं, क्योंकि हमने एग्रीमेंट तो किया था बट हमारी कोई लीगल इंटेंशन थोड़ी ना थी। हमारे दिमाग में ये बात थोड़ी थी कि मेरे को मेरी बात नहीं हुई पूरी तो कोर्ट ले जाऊंगा। तो इसलिए एक नॉर्मल बातचीत को सिर्फ हम एग्रीमेंट कहते हैं, जो मैंने और तुमने किया पिक्चर देखने का। बट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट में एक बड़ा ही अहम शब्द होना चाहिए जिसको कहते हैं लीगल इंटेंशन। क्या होती है लीगल इंटेंशन? लीगल इंटेंशन का मतलब है कि मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें ये बॉटल बेचूंगी 200 रुपीज में। तो मेरे दिमाग में बात है कि मैंने बॉटल दे दी और तुमने पैसे नहीं दिए, तो आई कैन गो टू द कोर्ट अपने पैसे वसूल करने के लिए। एंड व्हेन यू से यस बॉटल खरीदने के लिए, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? अगर मैंने पैसे दिए और मैम बॉटल दिए बिना कहीं निकल ली, तो मैं भी मैम को कोर्ट ले जाकर अपने पैसे वापस ले लूंगा या बॉटल मांग लूंगा। इस माइंडसेट को कहते हैं लीगल इंटेंशन। जब भी दो लोग कोई औपचारिक या फॉर्मल डीलिंग करते हैं ना बच्चे, तब उनके मन में होती है लीगल इंटेंशन। इसका पर्यायवाची है एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या है? अपना अधिकार कोर्ट द्वारा पाना। बात समझ आई? फिर से सुनो पूरी स्टोरी। सबसे पहले नॉर्मल किसी भी बातचीत में एक व्यक्ति दूसरे को क्या देता है? ऑफर। समझ गए? प्रस्ताव हिंदी में। दूसरा उसको सुनकर यदि पसंद आए बात तो क्या कहता है? हाँ, मना भी कर सकता है। यदि हाँ कहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का सेक्शन नंबर है 2B। अब बेटू जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलेंगे तो क्या बनेगा? एग्रीमेंट। बट एग्रीमेंट तो बहुत तरह के होते हैं, अभी हमने देखा। एग्रीमेंट सोशल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है, पिकनिक जाने का भी हो सकता है, घूमने फिरने का भी हो सकता है। मगर क्या चीज होना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर? लीगल इंटेंशन, जिसको मैंने 4th पॉइंट बनाया है। लीगल इंटेंशन का मतलब मैंने तुम्हें क्या समझाया? कोर्ट जाने का पावर। बताओ मैंने इसका पर्यायवाची तुम्हें क्या बताया? व्हाट इज द पर्यायवाची? आई जस्ट टोल्ड यू एनफोर्सिएबल। एनफोर्स और एबल को जोड़ दिया मैंने, एनफोर्सिएबल। बस लॉ इज सिंपल। आप उसको अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज इट इज सिंपल। एंड स्पेशली विद रचना मैम। यस, तो 5 स्टेप्स में जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना। याद रखना तुम दिल से, दिमाग से और मन से। क्या क्या कहा मैंने? सबसे पहले ऑफर, दूसरे नंबर पर एक्सेप्टेंस, तीसरे नंबर पर एग्रीमेंट, चौथे नंबर पर लीगल इंटेंशन, तब जाके बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या मैं एक बिजनेस डील कह सकती हूं? बोलो हाँ या ना। चलो यार सब लोग जवाब तो दे दो फटाफट। क्या मैं इसको एक सौदा कह सकती हूँ? बिजनेस डील कह सकती हूँ? यस। बताओ कितने लोग होते हैं इसके अंदर? 2। अपने मन में ही आंसर्स देते जाओ। कितने लोग होते हैं इसके अंदर? 2। एक बात याद रखना, जब भी लॉ पढ़ो ना, पूरा समझ समझ के पढ़ना। जो लोग मेरा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं, क्लास के बाद वो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखेंगे अगर उनको कोई भी डाउट आया तो। आई प्रॉमिस आई विल रिवर्ट। तो सबसे पहले बताओ कितने लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? कम से कम 2। ठीक है ना बात? 5 स्टेप मैंने तुम्हें बताए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑफर। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? एक्सेप्टेंस।
What is the third step? Agreement. What is the fourth step? Legal intention. Legal intention का पर्यायवाची enforceable. And what is the fifth step? Contract. ठीक है ना बेटू? अच्छा चलो एक बात मेरे को तुमसे पूछने दो, अगर तुम्हें सही में समझ में आया है तो, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? सोचो और बोलो। मैम एग्रीमेंट तो बहुत टाइप के होते हैं। अगर मैंने किसी से कहा चल मूवी चलें, चल पिकनिक चलें, चल घूमने चलें, तो वो तो सिर्फ एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मैं इस झगड़े को कोर्ट में लेके नहीं जा पाऊंगा। सही कहा तुमने। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो बताओ फिर कौन सा बनता है? हर वो एग्रीमेंट जिसके अंदर लीगल इंटेंशन हो, कोर्ट जाने का भाव हो, वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या मैं ये कह सकती हूं मेरे प्यारे बच्चों, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट? सोचो और बोलो। यस मैम, पहले एग्रीमेंट बनेगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होते हैं। बट क्या मैं ये कह सकती हूं मेरे बच्चों कि एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? नो मैम, जिसमें लीगल इंटेंशन है ना मैम, सिर्फ वही बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। गुड बच्चे, अब जरा सेक्शंस देख लो। ऑफर का सेक्शन क्या है? 2A, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस का सेक्शन क्या है? 2B। एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? 2E। लीगल इंटेंशन का बेटू कोई सेक्शन नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2H। ठीक है, अब जो लोग मुझको यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्हें नोट्स कैसे बनाना चाहिए, सुनो ध्यान से। बेटा उनको नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हेडिंग लिखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बनाना कि लॉ क्यों बनता है, कौन बनाता है, और हम जो लॉ पढ़ रहे हैं उसका हैप्पी बर्थडे टू कब आता है, और उसके बाद ये लिखना। एंड देन यू नोट डाउन दिस डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये बना लो। चलो 2 डब्बे बनाओ, एक तरफ है ऑफर देने वाला, एक तरफ है एक्सेप्टेंस देने वाला। तो ये हो गया फर्स्ट पार्टी, ये हो गया सेकंड पार्टी। एक व्यक्ति ऑफर देता है, दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है, दोनों के मन में लीगल इंटेंशन होती है। ये देखो इसके दिमाग में भी लीगल इंटेंशन है कि मेरे अधिकार नहीं मिले तो मैं कोर्ट जाऊंगा। दोनों के मन में लीगल इंटेंशन होगी तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। मेरे बच्चे जो हिंदी में पेपर दे रहे हैं, अनुबंध। यस गाइज, यस एवरीवन। ठीक है, ये उसके अदर नाम हैं, डील, समझौता, प्रपोजल, सौदा, ऑल दीज वर्ड्स। ठीक है बेटू, कोई भी डाउट आए तो तुम कमेंट्स में लिखोगे और आगे हम ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हमारा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारत के सारे राज्यों पे अप्लाई करता है। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये है भाई, हम जहाँ बैठे हैं मध्य प्रदेश, तो अगर मध्य प्रदेश का कोई आदमी गुजरात के किसी आदमी से डील करेगा और झगड़ा हो गया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर केस करेगा। तो ऐसा लिख लो। इस बात का मतलब क्या है? अगर बेटू एक पार्टी मध्य प्रदेश की है और दूसरी पार्टी यूपी की है और उन दोनों में झगड़ा हो गया तो वो लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस करके अपना केस जीत सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझना। दूसरा एग्जाम्पल देती हूं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके तुम्हें पढ़ाऊंगी जिससे तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा एक एक कोना, एक एक चीज। एक व्यक्ति है सपोजिंग इंडिया में और दूसरा व्यक्ति है सपोजिंग यूके में, और उन लोगों ने डील की है, झगड़ा हो गया, तो एक पार्टी तो इंडिया में है ना, तो वो लोग भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस कर पाएंगे यदि उन्होंने अपने एग्रीमेंट में शुरू में ही लिखा था कि कोई भी झगड़ा भारत के जुरिस्डिक्शन में होगा। जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। तीसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूं, ध्यान से सुनना। मेरे एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से संभाल के रखना क्योंकि तुम्हारा रजिस्टर ही तुम्हारा हथियार बनेगा। जितना मैं लिखवा दूंगी ना मेरे बच्चे, उसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हारी उम्र करीबन अभी 17, 18, 19, 20 होगी और मैं 22 ईयर्स से लॉ पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना मेरे बच्चे? देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक व्यक्ति यूएसए में है और दूसरा व्यक्ति यूके में है, दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और झगड़ा हो गया, क्या वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर केस कर पाएंगे? नहीं भाई, दोनों ही इंडिया के बाहर है। हमारा आईसीए तो इंडिया के अंदर अप्लाई करता है। सो नो,
दे कैनॉट फाइल केस। वो आपस में अपने वहीं के लॉ के तहत केस करेंगे, ये इस बात का मतलब है। आ गई बात समझ? वेरी गुड। तो तुमने यहाँ तक मेरे साथ आज पढ़ा है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर मैंने तुम्हें बताया लॉ के कुछ बेसिक्स, हम ऐसे ही गहरे उतरेंगे इसमें। फिर मैंने तुम्हें बताई लॉ की हैप्पी बर्थडे टू यू 1 सितंबर 1872, और ये बिल्कुल ब्रिटिश लॉ जैसा बना। और मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे इमर्ज करता है ये फर्स्ट पॉइंट बताया, एंड दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 5 स्टेप मैंने तुम्हें बताए हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, लीगल इंटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट। तुमने ये भी समझा कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, बट हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट बनता। अब एग्जाम में इसको कैसे लिखोगे बेटू? डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अपन 2 लेवल्स पे लॉ की पढ़ाई करेंगे, एक कंसेप्ट और दूसरा एग्जाम प्रेजेंटेशन स्किल। जब आप एग्जाम में कोई चीज प्रेजेंट करते हो ना बेटू, एंड वो एग्जामिनर की अप टू द मार्क नहीं होगी, तो आपको उतना स्कोरिंग नहीं मिलेगी। तो आपको टेक्निकल वर्ड्स भी यूज करने पड़ेंगे, विच आई विल टीच यू। तो पहले आई विल टीच यू कॉन्सेप्ट, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द टेक्निकल वर्ड्स, और हम एक एक चीज के नोट्स बनाएंगे। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो ना, यू आर गॉन। इतना ह्यूज कोर्स है कि एग्जाम वाले दिन रिवाइज कैसे करोगे? तो तुम्हारा रजिस्टर ही तुम्हारा हथियार है। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखो, सेक्शन नंबर 2H, ऑल एग्रीमेंट्स, वो सारे एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। हिंदी में वो सारे ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं, उन्हें अनुबंध कहते हैं। ज्यादा हिंदी हो गई, फिर सुन लो हमारी भोपाली हिंदी में। ऑल एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल एट अ कोर्ट ऑफ लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। बोले तो भोपाली में वो सारे एग्रीमेंट जिसमें हमारे मन में एनफोर्सिबिलिटी का भाव होता है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो ऑल एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। आया ना मजा? तो किसी को लॉ से डर तो नहीं लग रहा है? तो अब हम धीरे 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 ऐसे करते करते लॉ में गहरा उतरेंगे, और तुमको सागर में गोते लगा के जब मैं लेके आऊंगी वापस, तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ शाइनिंग सुपरस्टार ऑफ लॉ। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं, और सारे टीचर से तुम एक एक करके मिलो, सो दैट तुम्हारे मन में ये डर निकल जाए कि भाई ये तो आई कैन डू। एंड वो भी एपीटी की फैकल्टी टीम जब मुझे इतना गाइडेंस देने को तैयार है, तो मेरा पास होना तय है। तो Yes, you can. ऑल राइट। तो अब तुमने मेरे साथ देख लिया, नंबर 1, सीए क्यों करना है? करना है ना? एपीटी से ही क्यों करना है? करना है ना? लॉ क्यों पढ़ना है? पढ़ना है ना? और तुमने ये भी समझ लिया कि मैथ्स को कैसे टेक केयर करना है। और अब आता है इकोनॉमिक्स का नंबर। नाउ इकोनॉमिक्स एक सीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पता है क्यों? क्योंकि तुम बनने वाले हो किसी भी कंपनी के फाइनेंस हेड। फाइनेंस हेड को बड़े क्रूशियल निर्णय लेने होते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करें कि नहीं, मार्केट में डिमांड है या नहीं, कस्टमर ये खरीदेगा कि नहीं, हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो जब तक तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स का एक बेस नहीं होगा ना, तब तक तुम्हारे निर्णय उतने अच्छे नहीं होंगे। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स को पूरा दिल से पढ़ना। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर मुझे लगता है कि सबसे बेस फॉर्मिंग चैप्टर है, वो है डिमांड, क्योंकि ये हर चैप्टर में अपना रोल अदा करता है, और एक बार तुमको ये समझ में आ गया तो तुमको बाकी टॉपिक समझने में आसानी होती है। सो इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मुझको तुमसे कुछ शब्द पूछने हैं। बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिमांड? क्या है ये डिमांड शब्द? सोचो और बताओ। जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो लोग चैट में अपना डाउट भेज सकते हैं, अपने आंसर्स भेज सकते हैं, और पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट्स में तो जरूर 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 भेजेंगे क्वेश्चंस, कोई भी डाउट, एनी एंड एवरी डाउट। ऑल्सो मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना, नंबर 1, जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है ये उसके दिमाग की कमजोरी नहीं बताता है, ये उसकी इंक्विजिटिवनेस बताता है। तो सीखता जो रहता है वही आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन दिल खोल के पूछो, खूब क्वेश्चन पूछो, जितनी बार पूछना है पूछो,
पूछो ही पूछो। आज तुम लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि एपीटी का एक एक वीडियो तुम्हारे को वैल्यू ऐड करेगा। ओके, सो बेटू डिमांड पढ़ाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखो स्क्रीन पर तुम्हें क्या दिख रहा है। स्क्रीन पर तुमको एक बच्चा दिख रहा है जो सपना देख रहा है रात को, और ये बच्चे हो तुमने रात को सपना देखा कि कल सुबह उठ के आईफोन खरीदूंगा। तुम्हारे दिल में इच्छा हुई कि मैं आईफोन खरीदूंगा। दूसरे बच्चे ने सोचा, अरे यार मेरे को तो अब बहुत दिन हो गए मर्सिडीज खरीदना है, कार में घूमने का मन है, मैं तो मर्सिडीज खरीदूंगा। तीसरे ने सोचा कि मुझको अपनी मम्मी की बर्थडे आ रही है, डायमंड रिंग देना है, मैं डायमंड रिंग खरीदूंगा। तो क्या ये तीनों बच्चे जो रात को सपना देख रहे हैं, क्या हम इस सामान को, आईफोन को, मर्सिडीज को, डायमंड रिंग को, इनकी डिमांड कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लोग ये सामान डिमांड कर रहे हैं? सोच के बताओ। नहीं बेटू। नेक्स्ट डे जब ये उठे तो इनकी हालत कुछ ऐसी थी। दे हैड नो मनी। और जब जेब हो खाली और आपके पास पैसे ना हो तो फिर आप उस सामान को कैसे खरीदोगे? तो जब आपको कोई सामान खरीदने की दिल में इच्छा हो, साथ में लक्ष्मी जी जेब में हो, और आपको पता हो वो चीज कितने की है और आप मन बना लो कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, उसको इकोनॉमिक्स में डिमांड कहते हैं। ये चैप्टर डिमांड का हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? देखो एक कॉमन सेंस की बात बताओ। अभी मैंने तुमसे कहा कि तुम बनने वाले हो कंपनी के फाइनेंस हेड, और तुम जब बिजनेस का कोई डिसीजन लोगे तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर ये सामान खरीदेगा कि नहीं। इसलिए तुमको डिमांड चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अगर तुम्हारे सामान की डिमांड होगी तो ही तो वो बिकेगा। अगर सामान बिकेगा तो ही तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, और बिजनेस किस चीज के लिए बनता है? प्रॉफिट के लिए। तो पूरी चेन कहाँ आके टिक गई कि कस्टमर सामान खरीदेगा कि नहीं, कस्टमर के दिल में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं। दैट इज वाई तुम्हें डिमांड चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। दोबारा सुनो, क्या कहा मैंने? ये तीनों स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमको आईफोन खरीदना है, हमको मर्सिडीज खरीदना है, हमको डायमंड की रिंग खरीदना है। ये मात्र उनके दिल की इच्छा है। तो सिर्फ दिल की इच्छा को बेटू डिमांड नहीं कहते। दिल में इच्छा होना चाहिए, जेब में पैसे होना चाहिए, और व्यक्ति को प्राइस का पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें कंबाइंड हो गई तब होती है डिमांड। ऑलराइट, लास्ट टाइम फिर से सुन लो। कौन सी तीन चीजें मेनली मिलके कस्टमर की डिमांड कहलाती हैं? दिल में सामान खरीदने की इच्छा, जेब में सामान खरीदने के पैसे, और प्राइस का पता होना कि ये सामान इतने का है। तीनों चीजों को मिला के हम कहेंगे डिमांड। और ये भी बात ध्यान रखना कि डिमांड जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर सामान की डिमांड होगी तो ही दुकानदार का सामान बिकेगा, और दुकानदार का सामान बिकेगा तो ही उसको प्रॉफिट होगा। यस गाइस, तो इसलिए अब हम इस चैप्टर का श्री गणेश कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिमांड। सो डिमांड चैप्टर जब तुम लिखोगे तो तुम सीधे ये डेफिनेशन लिखोगे। लिखो, रजिस्टर उठाओ और डेफिनेशन लिखो। मीनिंग ऑफ द वर्ड डिमांड। डिमांड का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी दुकानदार डिमांड को देख के ही दुकान खोलता है। सो डिमांड मीन्स क्वांटिटी, मतलब मात्रा, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर, जो खरीदने वाला है सामान, इज विलिंग टू बाय। विलिंगनेस माने दिल में इच्छा। इज एबल टू परचेज, मतलब जेब में पैसे। एट अ गिवन प्राइस, उसको प्राइस पता है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिमांड। अपने दिल में, अपने दिमाग में बसा लो इस डेफिनेशन को, ता जिंदगी याद रखने लायक डेफिनेशन है। और जब मैं तुमसे मिलूंगी ना, आज से खूब सारे साल बाद, जब तुम सीए बन चुके होगे, जॉब लग चुकी होगी, बढ़िया मस्त जिंदगी चल रही होगी, और देखना मैं तुमसे पूछूंगी, क्यों जी सीए फाउंडेशन की पहली क्लास में मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन याद कराई थी डिमांड की, बताओ क्या है?
देखना तुम जरूर बोलोगे। बोलो मेरे साथ, डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which a consumer is willing to buy, able to purchase at a given price during a given period of time। और उसके बाद नोट्स में ये कीवर्ड्स को जरूर मार्क करना और इनके मतलब लिखना हिंदी में साइड में। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड लिखा है क्वांटिटी, मतलब डिमांड है ना बच्चों, रुपयों में मेंशन नहीं की जाती, यूनिट्स में की जाती है। जैसे 10 पेन, 10 रजिस्टर, 1 बॉटल, 1 चश्मा, ऐसे यूनिट्स में। ओके, सो इट इज द क्वांटिटी। साइड में लिख लो कि ये रुपीज में नहीं, यूनिट्स में एक्सप्रेस की जाती है। इट इज नेवर इन रुपीज, इट इज इन यूनिट्स। ठीक है, ऐसी बारीक बारीक बातें जब तुम लिखोगे तो तुम्हारा एमसीक्यू पेपर सही होगा। याद रखना कि डिमांड चैप्टर एमसीक्यू में आने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वो तभी हो पाते हैं जब आपका कंसेप्ट रॉक सॉलिड हो। ओके, तभी हो पाते हैं जब आपका कंसेप्ट रॉक सॉलिड हो। सो डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि बेटा पता है गुड्स की तो डिमांड होती है, जैसे तुम्हें ब्रेड खरीदना है, वो गुड्स की डिमांड हुई। ऐसे सर्विसेज की भी डिमांड होती है। सर्विसेज की डिमांड मतलब जैसे कि जब कोविड आया था ना, तो डॉक्टर की सेवाओं की डिमांड थी, नर्सेस की डिमांड थी, कंपाउंडर्स की डिमांड थी, ब्लड टेस्ट करने वाले टेक्नीशियंस की डिमांड थी। वो लोग सब सामान नहीं, सर्विस दे रहे थे, है ना बेटू। सो दैट इज वाई डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा कोई भी बात पढ़ो ना बच्चों, तो चीर फाड़ करके ना कंसेप्ट के साथ पढ़ो। कंसेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के पीछे का रीजन, वाई। एक बार तुम्हें रीजन समझ में आ गया, लाइफ इज सॉर्टेड। फिर तुम 10 साल बाद डेफिनेशन उठाओगे ना तो भी याद आ जाएगी। सो मैंने कहा इट इज द क्वांटिटी। ये रुपयों में नहीं डिमांड होती कि 5,000 रुपए के गुड्स, 10,000 रुपए के गुड्स, इट इज इन यूनिट्स। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है बेटू बताओ जरा, ये भी बता दो, हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है बच्चों, जो गुड्स परचेज करता है, गुड्स परचेज करने वाला। ऐसे छोटे छोटे नोट्स लिखते जाओ तो तुम्हें सब दिक्कत नहीं होगी। सो विच अ कंज्यूमर इज विलिंग, बेटू विलिंगनेस को हिंदी में क्या कहते हैं, इच्छा। एंड इज एबल टू परचेज, एबिलिटी को बेटा क्या कहते हैं, खरीदने की क्षमता या फिर परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। एट अ गिवन प्राइस, बेटू गिवन प्राइस का मतलब हिंदी में जो मेरे बच्चे पेपर दे रहे हैं, मूल्य, जिसका मतलब है उसको प्राइस की नॉलेज है, ही नोज व्हाट्स द प्राइस। एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बेटा डिमांड हमेशा समय के साथ बदलती रहती है। इसका मतलब क्या है पता है, आज तुम, ये समय से भी लिंक्ड होती है। तो बेटू इसका मतलब ये है कि आज तुम 12th क्लास का एग्जाम दे चुके हो। आज तुमसे कहे कोई कि ये 12th क्लास का सैंपल पेपर है, तो अब इस मंथ में तुम्हारे लिए उसकी कोई नीड नहीं है। वही मैं तुम्हें बोर्ड एग्जाम के 3 महीने पहले बोलती कि ये बोर्ड की सबसे अच्छी सैंपल पेपर की बुक है, इसी में से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम शायद खरीद लेते। तो समय के साथ भी डिमांड चेंज होती है। तो 4 बातें मिलकर डिमांड बनाती हैं। यस बेटा, इतनी ही डिटेल में अपन पोस्टमार्टम कर करके एक एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर, जो खरीदने वाला है, इज विलिंग टू बाय, दिल में इच्छा है, एबल टू परचेज, जेब में पैसे हैं, एट अ गिवन प्राइस, प्राइस पता है, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिव मी अ थम्स अप, बन गई सबसे, वेरी गुड। ऐसे ही तुम्हें पढ़ना है पोस्टमार्टम कर करके। एक बार एक चीज को तुम अगर इतना डिटेल में पढ़ोगे ना, यकीन करो, मतलब मैं बता सकती हूँ कि एमसीक्यू में तुम्हें मक्खन की तरह सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम एपीटी में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम इको पढ़ रहे हो, टॉपर थे या पीछे से टॉपर थे, मतलब कि लास्ट बेंचर। मैं सबको बिल्कुल 0 से लेके ही पढ़ा रही हूँ और सबको मुझको परचम तक लेके जाना है। 75 to 80 मार्क्स क्रॉस करना है इको में, और हो सके तो फुल मार्क्स लेके आना है। ओके,
अब देखो, डिमांड दो तरह की होती है। टाइप्स ऑफ डिमांड में लिखो, डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। बच्चों इंडिविजुअल क्या होगी, लॉजिक बताओ। तुम अकेले रहते हो एक एरिया में, इंडिविजुअल माने एक व्यक्ति, तुम अकेले हाउस होल्ड हो। इकोनॉमिक्स में ना बेटू घर को हाउस होल्ड कहते हैं। सो अगर तुम एक इकलौते घर में रहते, आई मीन यू आर ओनली वन पर्सन इन एन एरिया, और मेरी स्टेशनरी की दुकान है, बीइंग दुकानदार मैंने पूछा भाई कितने पेन खरीदेगा, तुमने सोचा यार सीए फाउंडेशन में मैम ने कहा है कि हमारे बैच में 7-8 फैकल्टी रहने वाली हैं, 8 रजिस्टर ले लेता हूं, तो 8 रजिस्टर इज योर डिमांड। उसकी जगह एग्जाम्पल चेंज, एक एरिया में सपोजिंग 5 स्टूडेंट रहते हैं, 5 स्टूडेंट से मैंने पूछा, मैं दुकानदार हूं, आप रजिस्टर कितने लोगे? एक बोला मुझे 5 रजिस्टर चाहिए, एक बोला 3 चाहिए, मैं तो एपीटी की बुकलेट में डायरेक्ट लिख लूंगा, एक बोला मुझे 2 चाहिए, मैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट हूं, तो मैं कुछ बुकलेट और कुछ रजिस्टर और कुछ ऐसे लेक्चर्स ही पढ़ लूंगा। बाकी दोनों ने बोला भैया घर वालों को दिखाने के लिए एक एक चाहिए, वरना तो हम रक्षा मैम की क्लास में पढ़ते तो हमें वैसे ही याद हो जाता है। यस, तो 5 लोगों ने अलग अलग रजिस्टर की डिमांड करी, सबकी मिला के हो गए 12 रजिस्टर। इसको कहेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है ना? तो लिख लो फटाफट। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हुआ सिंगल कस्टमर की डिमांड, और मार्केट डिमांड का मतलब हुआ टोटल डिमांड ऑफ ऑल कस्टमर्स। हिंदी में लिख लो यार तुम तो, एक एरिया के सारे लोगों की डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड, और एक एरिया में एक आदमी अगर डिमांड करे तो दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। ओके, तो 2 पॉइंट लिख लिए तुमने। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, बताओ भैया। इकोनॉमिक्स पूरा क्लास में ही खत्म करके जाना है पूरी क्लास को। डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which a consumer is willing to buy, able to purchase at a given price during a given period of time। समझ में भी आ गया और याद भी रहेगा। ये है मेरी तुमसे कहना कि दोनों लेवल्स पे पढ़ाई है तुम्हें करना। और डिमांड कितने तरह की होती है बच्चे? इट इज इंडिविजुअल, एक पर्सन की डिमांड, या इट इज मार्केट, सबकी मिला के डिमांड। ओके, तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। फिर अपन जब कल मिलेंगे नेक्स्ट डे, तो मैं तुम्हें आगे इस चैप्टर में और डीपर लेके चलूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।